कांग्रेस की तरफ से एक बड़ा बयान सामने आया है। दक्षिण भारत के नेता है और हिंदू शब्द को लेकर बयान दिया है। कहा यह बहुत ही गंदा शब्द है। आपको बता दें, कांग्रेस की तरफ से ये नेता हैं, इनकी तरफ से कहा गया कि इससे व्यापक चर्चा होनी चाहिए। विदेशी शब्द क्यों थोपा जा रहा है? कर्नाटक कांग्रेस के अध्यक्ष ने कहा कि हिंदू शब्द जो है ये पर्शियन शब्द है और इसका अर्थ बहुत ही गंदा है। क्यों बेवजह ये शब्द हम पर थोपा जा रहा है? तो ये बड़ा बयान कांग्रेस नेता सतीश जारकिहोली इनका नाम है और इनकी तरफ से ये बयान दिया गया है। हिंदू धर्म, वो धर्म, ये धर्म, हिंदू शब्द कहां से आ गया है? ये हमारा है? पर्शियन का है। पर्शियन का है ईरान, इराक, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान। फिर भारत का उधर का क्या संबंध है? फिर आपका कैसा होगा हिंदू? चर्चा होना चाहिए। अभी व्हाट्सएप में, विकिपीडिया में देखो, पर्शियन कहां से आ गया शब्द? आपका नहीं है। फिर आपको इतने उसको ऊपर बिठा के क्यों आप जा रहे हैं? आपका नहीं है वो शब्द। फिर उसका मीनिंग आपको समझ में आ गया तो आपके अब शर्म आ जाएंगे। हिंदू का जो मीनिंग है वो बहुत गंदी है। ये तो मैंने कह रहा हूं, स्वामी जी ने क्या बोला ना, ये ऑलरेडी वेबसाइट में है। कहीं का धर्म, कहीं का शब्द आप लाके हमारे ऊपर जबरदस्ती डाल रहे हैं। चर्चा होना चाहिए किसका है। तो कर्नाटक कांग्रेस के अध्यक्ष का विवादास्पद बयान। कहा कि हिंदू शब्द जो है ये तो बहुत गंदा शब्द है और ये तो इराक, ईरान से आए हुए लोग हैं। सही जी, इससे पहले हिंदू और हिंदुत्व पर लड़ाई होती थी, लेकिन अब हिंदू शब्द को लेकर कहना, क्या कांग्रेस के लिए भी एक असहज स्थिति बनने वाली है? बिल्कुल बिल्कुल बनने वाली है। जैसे आप याद कीजिए वो बौद्ध भिक्षा और वो दिल्ली के मंत्री शपथ वाली थी, गौतम को इस्तीफा देना पड़ा था। एक और महत्वपूर्ण खबर है शुभंकर, वो ये है कि जो लोग सामान्य वर्ग में हैं, आर्थिक रूप से कमजोर हैं, बड़ी खबर है, उनके लिए बड़ी खबर है। सुप्रीम कोर्ट ने आरक्षण को हरी झंडी दे दी। ईडब्ल्यूएस कोटे के तहत 10% मान्यता जो है उसको सुप्रीम सहमति मिल गई है। देश की सबसे बड़ी अदालत ने आर्थिक रूप से कमजोर सामान्य वर्ग को आरक्षण देने को सही ठहरा दिया। सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की बेंच ने बहुमत से फैसला सुनाया। ईडब्ल्यूएस आरक्षण के पक्ष में सुप्रीम कोर्ट ने 3-2 से मोहर लगाई। 3 जजों ने माना कि आर्थिक आधार पर आरक्षण देना संविधान की मूल भावना के मुताबिक है, लेकिन चीफ जस्टिस यूयू ललित ईडब्ल्यूएस आरक्षण के विरोध में अपना फैसला सुनाया। जस्टिस रविंद्र भट्ट भी ईडब्ल्यूएस आरक्षण के खिलाफ रहे। 91 में जब ये इंदिरा साहनी का जजमेंट आया तो ये माना 9 जजेस ने कि जिस तरीके से आर्थिक आधार अगर आप रिजर्वेशन का लेते हैं तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रॉड है। उस इश्यू को उसके बाद में कभी फिर इसके बाद गुजरात में एक बार जरूर दिया गया था 10% रिजर्वेशन थ्रू नोटिफिकेशन, मगर वो भी हाईकोर्ट ने स्टेक डाउन कर दिया था। उसके बाद में एसएलपी यहाँ पेंडिंग थी। इलेक्शन के पहले आनंद फानंद में 10% आर्थिक आधार पर आरक्षण दिया गया, जिसको आज यहाँ पे मेजोरिटी व्यू है जस्टिस महेश्वरी के साथ में जस्टिस बेला त्रिवेदी एंड जस्टिस पारदीवाला, इनके व्यू ने अपहेल्ड किया है कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट को। चलिए अब आपको दिखाते हैं कि 5 जजों की बेंच में किस न्यायाधीश ने क्या टिप्पणी की। जस्टिस बेला त्रिवेदी ने ईडब्ल्यूएस आरक्षण पर मोहर लगाते हुए कहा कि आरक्षण के लिए संविधान संशोधन सही था और संसद के फैसले को सकारात्मक रूप से देखा जाना चाहिए। जस्टिस दिनेश माहेश्वरी ने भी केंद्र सरकार के फैसले पर मोहर लगाई और कहा कि ईडब्ल्यूएस आरक्षण संविधान के मौलिक अधिकार का उल्लंघन नहीं है और इससे समानता का उल्लंघन नहीं होता। जस्टिस जेबी पारदीवाला ने भी फैसले का समर्थन किया और कहा कि आरक्षण के लिए नियमों का मूल्यांकन जरूरी है। जस्टिस पारदीवाला ने ये भी कहा कि निहित स्वार्थ के लिए न हो आरक्षण का इस्तेमाल। वहीं जस्टिस रविंद्र भट्ट ने आरक्षण के फैसले का विरोध किया और कहा कि ये संविधान के बुनियादी ढांचे का उल्लंघन है। उन्होंने कहा कि ईडब्ल्यूएस आरक्षण समानता के सिद्धांत में विभेद करता है। चीफ जस्टिस यूयू ललित ने कहा कि वो जस्टिस रविंद्र भट्ट के फैसले से बिल्कुल सहमत हैं।
दो ओपिनियन है, एक मेजॉरिटी 3 जजेस के और एक जस्टिस भट्ट का डिसेंटिंग ओपिनियन है जिससे चीफ जस्टिस एग्री करते हैं। और मेजॉरिटी ने ये कहा है कि ये बेसिक स्ट्रक्चर वायलेट नहीं करता है। ऑल्सो जो एक्सक्लूजन, जो बैकवर्ड कास्ट, SC ST, दलित्स और जो ओबीसी को एक्सक्लूड किया गया है EWS रिजर्वेशन से, वो बेसिक स्ट्रक्चर वायलेट नहीं करता। यही डिसेंट ने ये पॉइंट आउट किया कि अगर आप इस तरह से अलाउ कर रहे हैं 50 से ऊपर, तो उसकी कोई सीमा ही नहीं है। जो रिजर्वेशन का रूल है वो इक्वालिटी के रूल को खा जाएगा। रिजर्वेशन का जो रूल है वो इक्वालिटी का रूल को ही खत्म कर देगा। तो ये डिसेंट का बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट था कि आपने आज जो अलाउ किया है 10% एक्सेस, वो आपने कोई उस पर लिमिट नहीं रखी, अब तो अनलिमिटेड एक तरह से कर दिया है। तो वो एक पॉइंट ऑफ डिसएग्रीमेंट था कोर्ट के अंदर ही। जनवरी 2019 में मोदी सरकार ने संसद से संविधान संशोधन बिल पास करके सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को नौकरी और शिक्षण संस्थानों में 10% आरक्षण का फैसला लिया था, जिसके विरोध में सुप्रीम कोर्ट में ये दलील देते हुए याचिका डाली गई थी कि केंद्र सरकार के फैसले से 50% से ज्यादा आरक्षण होगा। लेकिन कोर्ट में केंद्र की ओर से दलील दी गई कि आरक्षण के 50% बैरियर को सरकार ने नहीं तोड़ा और आरक्षण 50% में आने वाले सामान्य वर्ग के लोगों के लिए ही है। संजय शर्मा, दिल्ली, आज तक। और पिताजी, ये लड़ाई जो थी और मांग जो थी वो लंबे समय से चल रही थी कि जो सामान्य वर्ग के लोग हैं और आर्थिक रूप से कमजोर हैं उन्हें आरक्षण के। बिल्कुल, और इसी के लिए अब देखिए सुप्रीम मोहर भी इस पर लग चुकी है और राजनीति भी शुरू हो चुकी है। उदित राज, जो कि कांग्रेस के नेता है, वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर ही सवाल उठा रहे हैं। क्या कह रहे हैं, सुनवाते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने आज एक बड़े फैसले में EWS कोटे को सही ठहराया और उस पर सवाल उठाने वाले कांग्रेस के नेता उदित राज मेरे साथ हैं। उदित जी, आपने ये कहा कि जिन जजेस ने ये फैसला दिया है उनकी मानसिकता जातिवादी है, क्यों लगता है आपको ऐसा? देखिए, ऐसा है कि 16 दिसंबर 1992 के दिन इंदिरा साहनी का जजमेंट आया जिससे ओबीसी को रिजर्वेशन मिला। उसके बाद से जब भी SC ST OBC का रिजर्वेशन मैटर आया और सीमा 50% से ज्यादा लांघी गई, तो सुप्रीम कोर्ट ने हमेशा हवाला दिया कि 50% से ज्यादा आरक्षण नहीं हो सकता, क्योंकि इंदिरा साहनी के जजमेंट में ऐसा है। लेकिन आज 10% का जो आरक्षण दिया गया गरीब सवर्णों का, मैं बता देना चाहता हूँ उसके विरुद्ध में नहीं हूँ, लेकिन वो सीमा क्रॉस हुई है। तो 30 साल तक तो इंदिरा साहनी का जजमेंट की शर्त रही है। आज वो शर्त कहाँ गई? इसलिए मैं कहता हूँ कि ये जातिवादी मानसिकता है सुप्रीम कोर्ट का, और इसलिए ज्यादातर मुकदमे जो रिजर्वेशन के होते हैं वो हारे जाते हैं, चाहे बैकलॉग का है चाहे। आपकी नाराजगी किस चीज से है कि EWS कोटे में जनरल कैटेगरी को 10% रिजर्वेशन मिला, इससे, या फिर SC ST OBC को नहीं मिला, इससे? नहीं, मैं कोई नाराजगी कहा, मैं तो कह रहा हूँ, कहाँ विरोध कर रहा हूँ। SC ST OBC जो 85% है वो लोग, आप उनकी बात के जब आई तो ये हो गया 50% की सीमा लगी रही, और जब इनकी बात आई तो सीमा हट गई। सडनली सुप्रीम कोर्ट का स्टैंड चेंज हो गया। मैं उस पर सवाल खड़ा कर। उदित राज का बयान आपने सुना, लेकिन सियासत शुरू हो गई है, प्रतिक्रियाएं लगातार आ रही हैं। देश का सर्वोच्च न्यायालय काफी विचार विमर्श के बाद, काफी बहस के बाद उन्होंने जो फैसला लिया है वो एक विभाजित, डिवाइडेड फैसला है, 3-2 का। 3 ने अपहोल्ड किया है जो पार्लियामेंट से पास हुआ, और हमारा कांग्रेस का स्टैंड तो पार्लियामेंट में साफ था, गरीबी हटाई जाए, गरीब की मदद की जाए। कांग्रेस तो इंदिरा जी के समय से वचनबद्ध है और उस पर हर बार प्रयास करती। बस मेरे 2 सवाल भाजपा से। जब 100 दिन रह गया था 2019 में, चुनाव हार रहे थे, तब क्यों लाए? तो आपकी नीयत गरीबों के साथ नहीं थी। देखिए, सबसे बड़ी बात इस फैसले की ये है कि आर्थिक बैकवर्डनेस के आधार पर रिजर्वेशन को एक्सेप्ट किया गया है, इस प्रिंसिपल को एक्सेप्ट किया गया है, और मैं समझता हूँ ये उचित है। मेरा अपना भी मानना है कि चाहे ब्राह्मण हो और चाहे कोई दूसरी जमात का व्यक्ति हो, अगर वो आर्थिक तौर पर पिछड़ा हुआ है और उसको कोई सहूलियत स्टेट दे सकती है तो देनी चाहिए, मगर इस पर मुख्तलिफ विचार हैं। अभी तक इंदिरा साहनी केस में ये कहा गया है कि सोशल बेसिस पर ही रिजर्वेशन हो सकती है। अब संविधान में संशोधन करके पार्लियामेंट ने इकोनॉमिक बेसिस को प्राथमिकता दी है, उसको सुप्रीम कोर्ट ने अपहोल्ड किया है।
और इस फैसले के बाद जम्मू में डोगरा फ्रंट ने जश्न मनाया। मेरे सहयोगी सुनील जी भट्ट की ये खास रिपोर्ट देखिए। आज उच्चतम न्यायालय द्वारा एक बहुत ही बड़ा फैसला आया है। 5 जजों की बेंच ने जो पार्लियामेंट द्वारा जो संवैधानिक संशोधन हुआ था, 130वां संशोधन जो है उसको अपहोल्ड किया है, उसको स्वीकृति दी है मेजॉरिटी वर्डिक्ट के तहत। यानी कि 5 जजों की बेंच में से 3 जजों ने जो संसद ने जो पारित किया संवैधानिक संशोधन उसको मंजूरी दी है, जबकि 2 जजेस ने डिसेंट दिया है। और इसको लेकर यहाँ पर जम्मू की सड़कों पर आप देख सकते हैं कि डोगरा फ्रंट के कार्यकर्ता इसका जश्न मना रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत कर रहे हैं, एक दूसरे को मिठाइयां बांटी जा रही है। कोई तो गरीबों के विषय के अंदर विचार करने का प्रयास कर पाया, कोई तो गरीबों के विषय के अंदर ये सोच पाया गरीबों के बच्चे भी उच्च पदों पर बैठने की बात होगी। आगे तो रक्षण के विषय के अंदर बात होती थी, गुजरात के अंदर था, लेकिन उसमें बवंडर बनाने का प्रयास किया गया। अब सरकार ने अपनी प्ली सुप्रीम कोर्ट के अंदर रखी, 5 जजेस से 3 का बहुमत से फैसला आ गया, अब लागू हो गया है। लेकिन अशोक गुप्ता जी, सर्वसम्मति से तो हुआ नहीं, 2 जजों ने डिसेंट भी दिया, लेकिन लागू तो हो गया जी। अब 2 और 3 का विषय है, लेकिन जो बहुमत है उसको लागू करने का प्रयास होगा। और फैसला बाहर आ गया है, फैसला सुन लिया है, अब लागू करके गरीब का बच्चा डॉक्टर बन सके, ऊंचे पदों पर बैठ सके, इंजीनियर बन सके। ये एक सपना था, जिस सपने को साकार करने का विषय बन गया। इन लोगों का यही कहना है कि ये जो फैसला आया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, इससे जो गरीब तबका है उच्च जातियों में उनको न्याय मिलेगा और वो भी उच्च पदों पर आसीन हो सकते हैं। वीडियो जर्नलिस्ट नीरज कुमार के साथ मैं सुनील भट्ट, जम्मू आज तक। तो जम्मू में इस फैसले का स्वागत किया गया और जमकर जश्न मनाया गया। और अब बात करते हैं मिशन गुजरात की। शुभांकर, हिमाचल की अगर बात करें गुजरात के साथ साथ मल्लिका, तो फिर हिमाचल प्रदेश में बीजेपी ने पूरी ताकत को झोंक दिया है ताकि एक बार फिर से सत्ता में वापसी की जाए। गुजरात में भी ये कोशिश लगातार चल रही है, लेकिन गुजरात के साथ हिमाचल की बात करें तो वहां पर जेपी नड्डा, योगी आदित्यनाथ और तमाम जो आला कमान के बड़े नेता हैं उन्होंने पूरी जोर लगा दिया है ताकि इस बार इतिहास को बदला जाए और बीजेपी की सत्ता में वापसी करवाई जाए। प्रधानमंत्री जी का हिमाचल के प्रति प्यार की बात करूं तो आपने देखा होगा कि पिछले 5 सालों के अंदर हिमाचल की तस्वीर बदल गई है। क्या मैं सही बोल रहा हूं? क्या मैं सही बोल रहा हूं? कभी हमने सोचा था, मैंने कल भी कहा, जो कहा था वो किया है, जो नहीं कहा था वो भी करके दिया है। मोदी जी ने करके दिया है, जयराम जी को, ये भी हमको याद रखना चाहिए। ये मुद्दे हैं चुनाव के। कभी हमने कहा था क्या कि हम ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज देंगे? नहीं कहा था। लेकिन 1475 करोड़ रुपए का बिलासपुर में ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज बंद करके 5 साल में तैयार हो गया, जिसमें से 2 साल कोरोना में भी गए। यानी 3 साल के अंदर वह तैयार होकर के हिमाचल की जनता को समर्पित हो गया। कांग्रेस का साथ देने का मतलब विकास में बैरियर बनना, कांग्रेस का साथ देने का मतलब माफिया प्रवृत्ति के तत्वों को पुनः पनपाने का कार्य करना। और मैं तो आप सबसे अपील करूंगा, ये माफिया इस समय बौखलाए हुए हैं। उत्तर प्रदेश देश की आबादी का सबसे बड़ा राज्य है और वहां पर हम लोगों ने जो कार्रवाई प्रारंभ की, सब भाग भाग करके ठिकाना ढूंढ रहे हैं। थोड़ी सी चूक हुई नहीं, वे यहां की शांति को भंग करेंगे। उत्तर प्रदेश में तो हम बहुत कायदे से निपट रहे हैं उन लोगों से, और इसलिए मैं आप सबसे अपील करने के लिए आया हूं। हमारा दायित्व बनता है इन माफियाओं को अपने यहां भी और ठिकाना बनाने नहीं देंगे, कतई नहीं बनाने देंगे। और इसलिए भारतीय जनता पार्टी हिमाचल के लिए आवश्यक है। हिमाचल प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के लिए इसलिए भी महत्वपूर्ण है। विगत 5 वर्ष के दौरान ठाकुर जयराम जी के नेतृत्व में, प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में, माननीय जेपी नड्डा जी के मार्गदर्शन में हिमाचल प्रदेश ने एक नई ऊंचाइयां प्राप्त की हैं। और भारतीय जनता पार्टी संगठन का नेतृत्व भी हिमाचल प्रदेशी नड्डा जी के नेतृत्व में वर्तमान में कर रहा है।
तो इतिहास बदलेगा नहीं बदलेगा सेठ जी हिमाचल का, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन बीजेपी ने फायर ब्रांड नेताओं को उतारकर कोशिश पूरी कर दी है कि इस बार परिवर्तन ना हो सके हिमाचल। और बीजेपी की यही शक्ति है, भिड़ जाते हैं सारे। जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात में कहा कि ये गुजरात मैंने बनाया है, वलसाड़ में जब वो बोले तो उनका उद्देश्य सिर्फ शुभ यही था कि गुजरातियों से कनेक्ट हो जाऊं, उन्हें एक बार फिर से अपने साथ जोड़ूं। मतलब जहां सरकार है वहां परिवर्तन नहीं, जहां नहीं है वहां रुके रहो। आ गुजरात मैं बनाव्યું છે, आ गुजरात मैं बनाव्યું છે। जब भी चुनाव आता है अस्मिता का अध्याय खुलता है, गैरों अपनों का सवाल खड़ा होता है। जाति, मजहब और संप्रदाय के साथ क्षेत्रीयता भी सिर उठाती है। गुजरात में भी एक बार फिर दावों का दौर है। मिसाल है पीएम मोदी का ये नया नारा, जो उन्होंने गुजराती अस्मिता का ध्यान रखते हुए उछाला है। गुजराती चाहे मारो आदिवासी होय, चारो मारो माछीमारी होय, चाहे शहर में रहते हो कि गामड़ा में रहते हो, आत्मविश्वास थी भरेलो छे। अने એટલા જ માટે प्रत्येक गुजराती बोले छे, अंतर्मनનો अवाज बोले छे। प्रत्येक गुजरातना હૈયામાંથી नाद निकळे छे। कयो नाद निकळे छे? कयो नाद निकळे छे? भाइयों बहनों, अंदर मनमांथी निकळे छे अवाज, ए हूं कहूं छुं। ए निकळे छे, आ गुजरात मैं बनाव्યું છે। હું કહીશ આ ગુજરાત, તમે બધા હાથ આમ કરીને બોલજો, मैं બનાવ્યું છે। આ गुजरात, आ गुजरात। एक दशक से ज्यादा का वक्त बीत चुका है। अरसा पहले मोदी गुजरात से बाहर निकल चुके हैं। वो देश के पीएम हैं, लेकिन गुजरात के चुनाव में मोदी का विकास मॉडल आज भी सबसे बड़ा मुद्दा है। गुजरात में पीएम मोदी ही चुनाव के केंद्रीय किरदार हैं। विपक्ष को बीजेपी को आईना दिखाना होता है, तो वो मोदी के गुजरात मॉडल पर ही गरजते हैं। जो जानते हैं गुजरात मॉडल क्या है, नरेंद्र मोदी जी का मॉडल क्या है, जानते हैं, समझते हैं, और मैं उनसे कहना चाहता हूं, नया गुजरात बनाना पड़ेगा। आपके भविष्य की बात है। आप रोजगार चाहते हो, शिक्षा चाहते हो, स्वास्थ्य चाहते हो, ये लोग आपको नहीं देने वाले हैं। 6-7 घंटे की बिजली देते हैं, और वो भी इतनी महंगी देते हैं। अभी वहां पे भाई साहब बता रहे थे कि 5-5 हजार रुपए महीने का बिल उनको देना पड़ता है। नया कनेक्शन नहीं मिलता है, कई सालों का वेटिंग लिस्ट है, और वो 6 घंटे जो आती है उसमें भी पावर कट लगता है। मेरे को याद है पिछले 2014 के चुनाव के पहले बीजेपी के नेताओं ने दिल्ली भी आए, उत्तर प्रदेश भी गए, जब चुनाव लड़ रहे थे लोग, पूरे देश में जा जाके उन्होंने छाती चौड़ी करके बोला, गुजरात में बिजली जाती बनती है, यहां पे बिजली आती है तो न्यूज बनती है। अब मेरे को पता चला यहां पे तो बिजली जाती बहुत है। मोदी भी जानते हैं गुजरात के चुनाव में उन्हीं के नाम, उन्हीं के काम पर सारा अंजाम तय होना है, इसलिए वो ईंट का जवाब पत्थर से दे रहे हैं। गुजराती अस्मिता, गुजराती प्राइड पर पूरा जोर दे रहे हैं। मोदी के इस बयान से आप समझ जाएंगे कि मैंने गुजरात बनाया के नारे के पीछे इशारे क्या हैं। વર્ષોથી ગુજરાતના વિરુદ્ધમાં કામ કરનારી ટોળકી, ખાસ મારે ગુજરાતને બદનામ કરવાના રસ્તાઓ શોધનારી ટોળકી, એને ગુજરાત બરાબર પાળખી ગઈ છે, અને ગુજરાત આ 2 દાયકા થઈ ગયા એની વાતમાં ક્યારેય આવતી નથી, અને એટલે જ એમને તકલીફ થઈ રહી છે। તો આટલું બધું અમે કરીએ છીએ, આટલા જૂઠાણા ફેલાઈએ છીએ, આટલો અપપ્રચાર કરીએ છીએ, આટલા આરોપો કરીએ છીએ, ગુજરાતની જનતાને કેમ ફરક નથી પડતો? ફરક એટલા માટે નથી પડતો કારણ કે આ ગુજરાતની જનતાએ ગુજરાત બનાવ્યું છે। क्षेत्रीय अस्मिता को चुनावी मुद्दा बनाने की रवायत नई नहीं है। पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस की बंगाली अस्मिता, महाराष्ट्र में शिवसेना की मराठी अस्मिता, तेलंगाना में टीआरएस की तेलुगु अस्मिता, ओडिशा में बीजेडी की उड़िया अस्मिता, पंजाब में अकाली दल की पंजाबी अस्मिता। क्षेत्रीय दलों की ऐसी कई मिसालें रही हैं।
आदिवासी, दलितों, पिछड़ों की अस्मिता की राजनीति करने वाले भी बहुत हैं। लेकिन गुजरात में बीजेपी और कांग्रेस दोनों का गुजराती कनेक्ट रहा है। राजनीति बदले आम आदमी पार्टी की एंट्री से और इसलिए गुजराती अस्मिता को आजमाने की जरूरत आ गई। अहमदाबाद से गोपी घांगर के साथ सौरभ वक्तानिया, आज तक। देव दीपावली पर वाराणसी सज धज कर तैयार है। बाबा विश्वनाथ का धाम हो, प्रांगण हो, गंगा घाट हो, सज धज कर तैयार है। 80 लाख फूलों से विशेष सजावट की गई है। जबरदस्त तैयारियां और आज रात 10 बजे 10 लाख दियों से काशी के घाट जगमग होंगे। फूलों से सज रही है काशी नगरी, संवारे जा रहे हैं गंगा के घाट। अनुपम है काशी विश्वनाथ का वैभव, अद्भुत है शिव की नगरी का मिजाज। कार्तिक पूर्णिमा लगने वाले चंद्र ग्रहण की वजह से इस बार देव दीपावली एक दिन पहले मनाई जा रही है। इस बार वाराणसी में देव दीपावली की भव्य तैयारी हो रही है। रोज होने वाली गंगा आरती के साथ घाट पर 10 लाख दिए एक साथ झिलमिलाएंगे। पूरी काशी नगरी में दीपावली की रौनक होगी। शहर में देव दीपावली की शाम 21 लाख दियों से रोशन रहेगी। एक दिन पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खुद पूरी तैयारियों का निरीक्षण किया। सीएम योगी ने अधिकारियों के साथ बैठक की और निर्देश दिया कि कार्यक्रम के दौरान एनडीआरएफ और जल पुलिस की तैनाती की जाए। काशी के पंचगंगा घाट से ये परंपरा 1985 से शुरू हुई थी। तब से हर साल वाराणसी में धूमधाम से देव दीपावली मनाई जाती है। कोरोना की वजह से 2 साल के प्रतिबंध के बाद इस बार मनाई जा रही देव दीपावली के लिए खास तैयारियां की गई हैं। शाम ढलते ही काशी के सभी अर्धचंद्राकार 84 गंगा घाट और उसके पार भी 10 लाख दीपक सज जाएंगे। इस अलौकिक छटा के गवाह बनने देश दुनिया से लाखों की संख्या में सैलानी वाराणसी आ चुके हैं। इस मौके पर कई सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे और पर्यटन विभाग की तरफ से पहली बार काशी में 3D प्रोजेक्शन मैपिंग शो चेत सिंह घाट पर होगा। इस शो में गंगा अवतरण की कथा दिखाई जाएगी और लेजर शो भी शिव स्तुति के साथ होगा। इसके अलावा काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के गंगा द्वार के उस पार कोरियोग्राफ फायर क्रैकर शो ग्रीन पटाखों के जरिए होगा। देव दीपावली के पहले गंगा महोत्सव का आयोजन भी हो रहा है, जो शास्त्रीय संगीत पर आधारित है। इस साल देव दीपावली महोत्सव राष्ट्र के अमर वीर योद्धाओं को समर्पित रहेगी। रोशन जायसवाल, वाराणसी, आज तक। और चलिए आपको सीधे बनारस लिए चलते हैं। दशाश्वमेध घाट से मेरी दोस्त सहयोगी शिल्पी और नवजोत हमारे साथ जुड़ रही हैं और 80 घाट से समर्थ भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सबसे पहले नवजोत, आपका रुख करते हुए वाराणसी किस तरह से तैयार है देव दीपावली के लिए, क्योंकि कोरोना काल के बाद, लंबे अरसे के बाद, पाबंदियों के बाद आज पूरी तरह से सज धज कर बनारस तैयार नजर आ रहा है देव दीपावली के लिए। नवजोत, नवजोत, क्या मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? लग रहा है नवजोत तक मेरी आवाज नहीं पहुंच रही है। तो चलिए शिल्पी का हम रुख कर लेते हैं। शिल्पी, लंबे वक्त के बाद इतने बड़े पैमाने पर आयोजन हो रहा है देव दीपावली को लेकर वाराणसी में, क्या खास तैयारियां आप देख पा रही हैं?
देखिए, बिल्कुल काशी अविनाशी है और इसीलिए कहा जाता है कि यहाँ जो कुछ भी होता है वो बहुत अलौकिक महत्व का होता है। तो काशी में ये जो देव दीपावली का पर्व है सिर्फ धार्मिक या आध्यात्मिक बात नहीं है, बल्कि सांस्कृतिक पर्व के रूप में भी आप इसको देख सकते हैं। मैं इस समय दशाश्वमेध घाट पर हूँ। मेरे ठीक पीछे ये जो सजावट है ये देखिए, अभी दिन का समय है लेकिन जैसे जैसे शाम होती जाएगी ये रोशनी में जगमगाता जाएगा, क्योंकि 84 घाट काशी के हैं और इसमें से हर घाट को सजाया संवारा गया है। इसमें दिए जलाए जाएंगे। बड़ी संख्या में टूरिस्ट भी आ रहे हैं, क्योंकि अब 2 साल बाद जिस तरह से ये पर्व हो रहा है, काशी कॉरिडोर के बनने के बाद भी पहली बार हो रहा है, तो ऐसे में हम कह सकते हैं कि बहुत ज्यादा लोगों को भी इंतजार है। आप बताइए, आप कहां से आपके पास आएंगे? हमारे साथ हमारे एक और सहयोगी समर्थ श्रीवास्तव जो हैं वो 80 घाट से बने हुए हैं और 80 घाट रुक करते हैं समर्थ के पास। समर्थ, 80 घाट जहां पर सुबह बनारस हम देखते हैं, देव दीपावली का मौका है, जरा बताइए कि आज की शाम वहां पर कितनी ज्यादा खूबसूरत रहने वाली, क्या तैयारियां की गई हैं, लोग कितने उत्साहित हैं, क्या बातें चल रही हैं? देवादिदेव महादेव की नगरी में आज उतरेगा पूरा देवलोक, और क्यों ना उतरे, मौका है देव दीपोत्सव का। और मेरी मौजूदगी इस वक्त 80 घाट पर है। मेरे एक तरफ आप देखेंगे सुबह है बनारस और जयघोष भोलेनाथ का, और अगर आप मेरे पीछे आएंगे, कैमरामैन संजय कैम पैन करेंगे, लॉन्ग शॉट आपको दिखाएंगे यहां से, तो आप देखेंगे कि किस भव्यता से 80 घाट पर देव दीपावली की तैयारी हो रही है। ये जो सामने आप तस्वीरें देख रहे हैं, यहीं पर होगी आरती, गंगा आरती, जिसको लेकर आप देख रहे हैं ध्वज अभी से लगा दिए गए हैं, फूल यहाँ पर बिछाए जा रहे हैं, रंगोलियां यहाँ पर बन रही हैं, और ये अब आपको हम करवाएंगे माँ गंगा के दर्शन। आप मेरे पीछे अगर देखेंगे तो आपको माँ गंगा नजर आएंगी, जिसमें आज एक ऐसी छटा होगी, तट पर जलने वाले दीपों की आभा निखरने के लिए लाखों नेत्र युगल घाटों पर पहुंचेंगे। और करीब से अगर आप देखें तो यहाँ पर आप देखें जो दीप हैं उनको कितनी भव्यता से सजाया गया, और ये वही दीप हैं जिनसे गंगा आरती होगी, जिनको हम 80 घाट से आपको दिखा रहे हैं, क्योंकि ये तस्वीरें काफी कुछ बयां करती हैं। और इसके अलावा जो आपको मैं बता रहा हूं, महापुरुषों को अर्पित होगा यहाँ का पहला दिया, और जलाए जाएंगे 21 लाख से ज्यादा दिए पूरे शहर में। इसके अलावा गंगा और आकाश के मिलन की अनमोल घड़ी का गवाह बनने देश और दुनिया भर से पर्यटक आ रहे हैं। आप तस्वीरें देखिए, जो उस और सामने का है जहां रेत है, वहां पर जो है ग्रीन यानी कि हरे जो होते हैं पटाखे, वो जलाए जाएंगे, आतिशबाजी होगी, लेजर शो चेत सिंह घाट पर होगा। आइए आपको दिखाते हैं बच्चे जो रंगोलियां यहाँ बना रहे हैं, और कुछ बनारसियों से भी करते हैं बात, जानते हैं, समझते हैं कि आखिर बनारस का मूड क्या है देव दीपावली का, क्योंकि ये एक त्योहार बन गया। शुभांकर, अब पहले मैं दिखाता हूं बच्चों की मेहनत आपको, जो यहाँ पर लगे हैं दिन रात रंगोलियां बनाने के लिए। आप देखिए कितनी खूबसूरती से यहाँ पर लड़कियां हैं और वो रंगोलियां बना रही हैं, उनसे भी मैं बात करूंगा। अब देखिए किस तरह से यहाँ पर रंगोलियां बन रही हैं। और ठीक है समर्थ, दोबारा आपके पास आते हैं। हमारी साथी, हमारी संवाददाता नवजोत भी लगातार हमारे साथ बनी हुई हैं। नवजोत, हमने एक बहुत ही विहंगम, भव्य, अद्भुत दीपोत्सव देखा, क्या ऐसा ही दृश्य इस बार भी नजर आने वाला है? नवजोत, आप यही आ गई किनारे। इससे भी ज्यादा अगर सही मैं कहूँ तो गलत नहीं होगा, क्योंकि उसकी एक वानगी सुबह से यहाँ मैं देख रही हूँ, भक्ति का, आस्था का सैलाब। मेरे कैमरा पर्सन अजय को मैं कहूंगी जरा दिखाइए वो सैलाब, वो समंदर, वो भक्ति का समंदर जो काशी के किनारे इस वक्त आपको नजर आएगा। और काशी को बखान करने के लिए यहाँ के लोकल कलाकार मेरे साथ हैं, और ये तैयारियां चल रही हैं। आप तैयारियां देखिए, भक्ति का सैलाब देखिए, और काशी को किस तरीके से आज बखान करेंगी देव दीपावली। आज देव मौजूद है काशी के कण कण में। जी, मैं पहले तो अब काशी की तरफ से हमारे जितने भी गेस्ट आए हुए हैं देव दीपावली के लिए, उन सभी का स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। काशी के लिए 2 लाइन गाइए। हाँ जी बिल्कुल, काशी के लिए 2 लाइन में गाती हूँ। आज ज्योति पर्व है तो इस पर्व पे मैं सुनाती हूँ। ज्योति पर्व की रात आज कोई सोवे नहीं रे, देव दीपावली रात आज कोई सोवे नहीं रे, ज्योति पर्व की रात धरती माता अलख जगाए, धरती माता अलख जगाए, घर घर स्नेह संदेश पठाए, घर घर स्नेह संदेश पठाए, मानो बड़ों की बात आज
काशी का रंग। आज कोई नहीं सोने वाला, क्योंकि आज देवता यहाँ पर आते हैं। काशी के कण कण में बसते हैं, काशी के कण कण में आज देवता मौजूद है। देव दीपावली का पर्व यहाँ पर मनाया जा रहा है। तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। बस 5:40 का वक्त जो हमें बताया गया, उसके बाद से कार्यक्रमों की शुरुआत ठीक है नवजोत, आप नजर बनाए रखिए। तो कुल मिलाकर किस तरीके की छठा वहां पर है वो आपने दिखाई। अब जरा अस्सी घाट की तस्वीरें भी दिखा देते हैं। हमारे सहयोगी समर्थ की आपको ये ग्राउंड रिपोर्ट दिखाते हैं। काशी की अद्भुत और अलौकिक देव दीपावली, जिसका इंतजार हर कोई कर रहा था, वो क्षण आ गया है जब बनारस इस देव दीपावली को मना रहा है। हमारी मौजूदगी इस वक्त बनारस के अस्सी घाट पर है और आप अगर मां गंगा के दर्शन से शुरुआत करें तो उससे बेहतर शायद कुछ नहीं होगा। पूनम की रात दीपकों की स्वर्णिम आभा से आज दमकेगी काशी। शाम ढलते हुए उजालों की बरसात से शिव नगरी नहा उठेगी। गंगा और आकाश गंगा के मिलन के अनमोल घड़ी का गवाह बनने को देश और दुनिया भर के पर्यटक काशी आ पहुंचे हैं। और अस्सी घाट से जो मैं आपको तस्वीरें दिखा रहा हूं, मेरे साथ आइए और समझिए कि यहाँ का महत्व कितना है। क्योंकि देव दीपावली में इस बार 10 लाख से ज्यादा दिए केवल बनारस की घाटों पर जलाए जाएंगे। और अस्सी घाट जहां पर हम मौजूद हैं, वहां पर सामने आप दृश्य अगर आप देखेंगे, कैमरामैन संजय दिखाएंगे, ये वो स्थल है जहां पर गंगा आरती होगी। और आज इसको एक भव्यतम रूप दिया जा रहा है, क्योंकि देवादिदेव महादेव की नगरी में आज उतरेगा देवलोक और उसी की छठा अभी से यहाँ पर आपको दिखने लगी है, बिखरने लगी है। तमाम तरीके के सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे, लेजर शो होगा, इसमें भगवान शिव के जीवन का दर्शन होगा और मां गंगा के अवतरण की कहानी होगी। इसके अलावा यहाँ पर जो है बच्चों ने रंगोलियां बनाना भी शुरू कर दिया है। मैं कैमरामैन से कहूंगा प्लान करेंगे कैमरा, और यहाँ पर आप देखेंगे कि गंगा सेवा समिति की तरफ से आयोजन भी यहाँ करे जा रहे हैं। और अब यहाँ मेरे करीब आइए तो रंगोली बनना भी यहाँ पर शुरू हो गया है। और आप देख सकते हैं यहाँ पर कई स्टूडेंट्स हैं, टीचर्स हैं जो बना रहे हैं। क्यों, क्या थीम है इस बार रंगोली का आपके? नारी सशक्तिकरण। नारी शक्तिकरण क्या बना रहे हैं अभी आप? ये हमारे पास एक जो महिला है वो दिखाया जा रहा है कि वो अपने दोनों बच्चों को संभाल रही है। साथ ही साथ ये भी हम इसे दिखा रहे हैं कि वो एक साथ कितने सारे एक साथ काम कर सकती है एक महिला अपने बच्चों को संभालते हुए। ये इसमें दिखाने का प्रयास किया गया है। तो आप लोग इस बार कितना एक्साइटेड हैं? देव दीपावली है, 10 लाख से ज्यादा दिए घाटों में जलेंगे। बहुत ज्यादा एक्साइटेड है इस टाइम। तो क्या कहेंगी इसको लेकर, क्योंकि बड़ा दिन है देव दीपावली, एक साल पूरा बनारस इंतजार करता है इसका। हाँ, तो इस साल तो और भी ज्यादा एक्साइटेड है, क्योंकि लास्ट ईयर से क्योंकि अभी कुछ टाइम से तो बंद ही चल रहा था कोविड की वजह से, तो इतने टाइम बाद हो रहा था और भी ज्यादा यहाँ पे भीड़ रहेंगी। देख सकते हैं काफी एक्साइटमेंट है लोगों में। इनसे भी बातचीत करूंगा और भी लोगों से बात करूंगा। आप लोग ये थीम लेकर चल रहे हैं, कितनी रंगोलियां अभी आप लोगों को बनानी है इस तरह की? सर अभी तो ये सब पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो सब लोग अलग अलग, मेरे ख्याल से 7-8 रंगोली बनेगी जी। हाँ, अस्सी घाट पे क्या तैयारियां इसको लेकर? दिए लगाए जाएंगे, फंक्शन होंगे और हो सकता है कि कुछ क्लासिकल संगीत का भी हर तरह का कार्यक्रम होगा, सांस्कृतिक कार्यक्रम भी होंगे, फंक्शंस भी होंगे। और ये रंगोलियां बनना आप देखेंगे अभी से शुरू हो चुकी है। तो अब देखना ये है, क्योंकि छठा जो है वो अभी से बिखरने लगी है और अब इंतजार है उस क्षण का जब लेजर शो होगा और जब चेत सिंह घाट पर लोग एकत्रित होंगे। पर कोई घाट किसी से कम नहीं होगा, चाहे वो 80 हो या दशाश्वमेध हो या राजघाट हो। कैमरामैन संजय के साथ समर्थ श्रीवास्तव, वाराणसी, आज तक। सूरज ढलने में अब कुछ घंटों की देरी है और वाराणसी में देव दीपावली के लिए जो तैयारियां हैं वो अंतिम दौर में पहुंच गए हैं। हमारे संवाददाता रोशन जायसवाल ने तैयारियों का जायजा लिया है। देखिए, आज जब सूरज की किरणें मध्यम होंगी तो काशी के 84 घाट किसी दुल्हन की तरह सजे हुए नजर आएंगे। लगभग 10 लाख से भी ज्यादा दीपकों की रोशनी से पूरा का पूरा गंगा तट नहाया हुआ दिखेगा और तमाम घाटों पर, चाहे वो शासन प्रशासन के स्तर पर हो, चाहे वो स्थानीय स्तर पर समितियां, संगठनों के लेवल पर तैयारियां हो, पूरी तरह से तैयारियां अपने अंतिम दौर में देखी जा सकती हैं। और जो मेजर हाइलाइट्स हैं इस बार देव दीपावली के, वे जो चेत सिंह घाट है, यहाँ का प्रसिद्ध घाट, वहाँ पर 3D प्रोजेक्शन मैपिंग और लेजर शो के जरिए न केवल गंगा अवतरण बल्कि शिव स्तुति को दिखाया जाएगा। साथ ही साथ जो कॉरिडोर के गंगा तट की तरफ गंगद्वार है, उसके ठीक सामने उस पार कोरियोग्राफ फायर क्रैकर्स जलाए जाएंगे और ये लगातार ये शो जब
थोड़े अंतराल पर चलता रहेगा। और वहीं और जो मेजर हाइलाइट्स है, गंगा सेवा निधि की तरफ से इस दशाश्वमेध घाट पर अमर ज्योत जलाई जाएगी, जो 1999 कारगिल युद्ध के बाद से ही लगातार यह सिलसिला चलते आ रहा है। हमारे जो शौर्य में जो सम्मान दिया जाता है जल थल नभ सेना के जवानों को और एनडीआरएफ के जवानों को, वो यहाँ पर भागीरथी शौर्य सम्मान दिया जाएगा। और जब शाम होगा तो पूरा ये अर्धचंद्राकार गंगा के घाट किसी स्वर्ग से कम नहीं लगेंगे। और जब देवता अपनी दिवाली मनाने धरती पर इस गंगा तट पर आएंगे। रोशन जायसवाल। हमारे साथ नवजोत, शिल्पी और समर्थ लगातार बने हुए हैं और एक एक तस्वीर आप तक पहुंचा रहे हैं। एक बार फिर से नवजोत का रुख करते हैं। नवजोत, अब कुछ ही घंटे बचे हैं सूरज ढलने में और तैयारियां बिल्कुल आखिरी दौर में होंगी। हर कोई इंतजार कर रहा है वो अलौकिक दृश्य देखने का, जब एक साथ लाखों दिए वहां पर जगमगाएंगे। बिल्कुल, और उसकी शुरुआत अगर मैं कहूँ मलिका तो उसकी शुरुआत यहाँ से आरती से होगी, लेकिन उससे पहले 51 कन्याएं जो होंगी वो यहाँ पर पहुंचेंगी। ये वही जगह है जिसकी तैयारियां बिल्कुल आखिरी चरण पर हैं। आज के दिन स्नान का बहुत ज्यादा महत्व होता है, क्योंकि सुबह से हम भी यहाँ पर घाटों पर ही मौजूद हैं, तो अलग अलग घाटों में सुबह से लोग पहुंच रहे थे स्नान करने के लिए। और फिर 1 बजे का वक्त था जब यहाँ अनाउंसमेंट शुरू हो गई कि खास तौर पर दशाश्वमेध घाट जिसको पूरी तरह से खाली करवाया जाए, घाट की साफ सफाई हुई है और उसके बाद यहाँ पर पूरी तैयारियां की जा रही हैं। बाकायदा बैरिकेटिंग की गई है, यहाँ पर तमाम वीवीआईपी लोग मौजूद होंगे। सैनिटाइजेशन, देखिए कोरोना काल के बाद हम कह सकते हैं कि बहुत ही भव्य तरीके से उत्सव बनाया जा रहा है, लेकिन साथ ही साथ किसी भी तरह का कुछ तमाम चीजों का ख्याल रखा जा रहा है। हर चीज को सैनिटाइज किया जा रहा है। पुलिस पेट्रोलिंग यहाँ पर हो रही है। एनडीआरएफ की टीमें आप पीछे मेरे देख सकती हैं, वो लगातार गंगा नदी में लगातार पेट्रोलिंग वहां पर कर रहे हैं।